कौन कौन है प्लस में दिखता है, कुणाल है, आगे दिखेगा श्रेया, ओके तीन लोग ये भी ओके चलो। तो आज जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं, जब हम लोग 12th क्लास का टॉपिक लगभग बातें कर चुके थे इसी तक एडवांस पे। अब ऑप्टिक्स शुरू हुआ है, ईएमबीएफ तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ऑप्टिक्स शुरू हुआ है अभी। तो ऑप्टिक्स में थोड़ा चलने देते हैं पहले आगे सिलेबस, जब आगे चला जाएगा तब ऑप्टिक्स की एडवांस देखेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं कि एसएचएम कर लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ओके। यस सर। तो ठीक है, तो 11th क्लास के टॉपिक कर लेते हैं पहले कुछ, एसएचएम कर लेते हैं, और जब ऑप्टिक्स पे आगे बढ़ेंगे फिर ऑप्टिक्स शुरू कर लेंगे। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूँ पहले। Now साहिल है joined us, साहिल वर्मा। आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी आज भी कल की तरह, ये सही सही आ रही है? यस सर, कम आ रही है। कम आ रही है। मैं कल शाम वाले पीसी पे बैठा हूँ, जो कल शाम को मैंने क्लास ली थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन इस क्लास में मुझे ज़्यादा बोलना नहीं होता, कम बोलना होता है ना। तो आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, समझ ही ना आ रहा हो। अच्छा, कोई और माइक नहीं है आपका, सुन नहीं आ रहा कभी? कोई और नहीं आता सुनने वाला, बेटा थोड़ा कम आ रहा है हमेशा। चलो आपको क्वेश्चन देता हूँ, बताइए सर हाँ जी बोलिए। सर, जो हम लास्ट एडवांस की क्लास में क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड थी और उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी टाइम के साथ, और उसमें हमने एक ट्रायंगल रखा था और ट्रायंगल के दो उसके बीच में हमको वो निकालना था ईएमएफ। ईएम ईएम वगैरह, हाँ वोल्टेज डिफरेंस यस निकालना सर, वो था। हमने उससे किया था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से, बट ये अज्यूम करके कि उसका सेंटर है और सेंट्रॉइड है वो कोइंसाइड कर रहा है। हाँ उसमें क्या तो होगा सर एक्चुअली, वो देखो, हाँ बोलो बोलो। तो सर वो एक दूसरे मेथड से किया था मैंने, उसमें ऐसा वो जरूरी नहीं है कि सेंटर होकर है वो सबके लिए ट्रू हो जाएगा वाला केस। एक्चुअली ये सबके लिए ट्रू होता ही है कि आपको जो फील्ड की जो ये लाइंस बनती है ना, इसका कोई सेंटर वाला चक्कर नहीं होता है, कहीं से भी बना सकते हो, आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, और ऐसे ही बना सकते हो, सर याद इसमें कोई ऐसा रूल नहीं अगर हम होता। यस सर, और अगर तब इसके तभी अलावा ये हम ऐसा करें ना। तब एक मिनट में कंप्लीट करूँ, तभी ये सब बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव है ये, मैंने इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ पे क्या है ना, एक लाइन से दूसरे लाइन में आप जंप कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली जो है ये अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको शायद ये बताया नहीं होगा कि जो हम ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं, है ना, सर्कुलर या इस टाइप का बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं पता तुम्हें, मैंने ऐसा क्यों नहीं बनता ये, ऐसा इसलिए नहीं बनता कि इस केस में भी ना गॉस लॉ फॉलो होता है, गॉस लॉ फॉलो होता है अभी भी। अगर गॉस लॉ फॉलो हो रहा है उसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे, तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए हमेशा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना दिया तो इसके तो थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ये, इसलिए ये फील्ड ऐसा बनता है। जब भी आप कोई एनक्लोजिंग सरफेस बनाओगे, गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एक चीज़ तो ये है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसलिए ऐसा बनता है ये। दूसरी बात, इसमें ये जो लाइन है कहीं से ही बन सकती है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके सेंट्रोइड पे बनाओ, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसके अबाउट बनेंगी ये कहीं से ही बन सकती है, ठीक है। अब आप बताओ, आप क्या बताना चाह रहे थे? सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने बहुत इंटीग्रेट करके किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल और डीएल के बीच में हमने वो करा था। हाँ अ, हाँ मतलब इसके बजाय हम एक छोटा मेथड और कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहीं भी हो सकता है, वहां से लेकर सेंटर पे, और जहाँ जिस रॉड पे हमको निकालना है, अगर हम उसको टच, उसको साइड से टच कर दें,
तो हमारे पास ये पाथ बन जाएगा। अगर वो रॉड ए बी है और उसका सेंटर ओ है, तो ओ ए बी एक पाथ बन जाएगा। और ओ ए बी के पाथ के अलावा अगर हम लाइन इंटीग्रल कर दें ई डॉट डी एल का, तो जो ओ ए है और ओ ओ बी है वो तो रेडियस है, वहां पे ई और डी एल हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो वेरी वो तो गुड। हमेशा जीरो आने वाला है। और जो ई डी आएगा वही हमारा वोल्टेज आ जाएगा, वी ए बी। और पैरेलल ई डॉट डी एल होता है, ये होता है माइनस डी बी बाई डी टी। यहाँ पे एरिया जो पाथ हमने लिया है, वो तो हमेशा कांस्टेंट दे रहा है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था वो हमको दे रखा था क्वेश्चन में, तो तो यहाँ यदि से ये हमेशा सेम आ जाएगा। आप ट्राइंगल का एरिया निकाल के फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स को डी फाई बाई डी टी करोगे, वहाँ से ईएमएफ आएगा और ईएमएफ एक रॉड का होगा, ये बोलना चाह रहे हो? यस सर, और हमेशा सेम रहेगा कि मैटर नहीं करेगा कि हमने ट्रायंगल को बीच में रखा है या साइड में रखा है। कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ किताबों को आप देखेंगे तो कुछ किताबों ने ऐसे किया भी हुआ है। अगर आप इनको देखोगे ना, जो ये अरिहंत वाली किताब है या वो है, तो उसमें उन्होंने यही किया, उन्होंने डी फाई बाई डी टी लगा रखा है कई जगह पे, और उसमें उन्होंने एरिया लिया हुआ है। तो ये भी कर सकते हैं, करेक्ट है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यस। चलो तो आगे शुरू करते हैं आज। तो सही है तरीका, ये भी कर सकते हैं। तो आगे जो है एस एच एम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बार माइक चेंज कर रहा हूँ, देखो थोड़ा फर्क पड़ेगा, एक मिनट रुको। चलो काम नहीं कर रही, तो कुछ पूछ रहे क्वेश्चन, फिर मैंने चेंज नहीं किया। हाँ जी, तो अभी कोई फर्क पड़ा है आवाज में, सेम आ रही है अभी? पहले से तेज है। पहले से तेज है, बेटर है पहले से? ओके, मुझे भी थोड़ा क्लियर आ रही है पहले से। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द दिस थिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पढ़ तो आप चुके हो थ्योरी वाली सारी, क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, मास m है इसका, इट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है अबाउट ओरिजिन विद एन एम्पलीट्यूड ए। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला यू एक्स इक्वल टू बीटा एक्स की पावर 4। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वेयर बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बीटा इज मोर देन 0। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट of the particle when potential energy is 1/3 of its kinetic energy। तो वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे एसएसएम कर रहा है अबाउट ओरिजिन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, और आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं, मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो एक और भी लिखता हूँ, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं।
पानी की बोतल। प्लस माइनस a by root 2. करेक्ट, बी आंसर। Yes, sir. हमें क्वेश्चन में बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 ऑफ kx। तो ux तो आपको पता है, अगर आप kx निकालें तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको kx निकालना है तो आप पहले टोटल एनर्जी निकाल लो। आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a है और u का फॉर्मूला ये है। तो टोटल एनर्जी जो होगी यू ए मैंने जो यू मैक्सिमम जो होगा वो यू ए होगा, विच विल बी इक्वल टू बीटा ए की पावर 4। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल बोलो या मैक्सिमम काइनेटिक बोलो या फिर टोटल बोलो। आई थिंक ये क्लियर है सबको। टोटल एनर्जी यही होगी हमारी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है Yes, आपको sir. एक्स। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक्स पे, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स कर लो। टोटल एनर्जी आपकी बीटा ए की पावर 4 है, पोटेंशियल एनर्जी बीटा एक्स की पावर 4 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई एक्स पे। अब एज पर क्वेश्चन तो बोल रहा है कि पोटेंशियल शुड बी 1/3 ऑफ काइनेटिक। पोटेंशियल शुड बी 1/3 ऑफ काइनेटिक। बस तो पुट कर दो दोनों वैल्यू। पोटेंशियल आपको पता है बीटा एक्स की पावर 4 है और काइनेटिक आपकी है बीटा ए की पावर 4 माइनस बीटा एक्स की पावर 4। इनको सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा आपको। बीटा काट लो, एक्स की पावर 4 यहाँ आ जाएगा तो 4x की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 4 आ जाएगा। एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 4/4। इससे आप x निकाल लो। x आपका जो आएगा पावर 1/4 करोगे तो उसकी पावर 1/4 हो जाएगा x। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा a/2 का रूट, यानी ये। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। सर पर इसमें जो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है बीटा एक्स रेज़ टू पावर 4, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आना चाहिए, तो वो तो एक्स क्यूब आ रहा है और एसएचएम में तो लीनियर आना चाहिए। हाँ, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। उसमें एसएम नहीं बोला, एसएम कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये जेई का क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान है आईटी एडवांस का। a particle free to move along
The x-axis has potential energy one minus e की power minus x square for x lying between minus infinity to plus infinity, where k is positive constant. Then a, ये आपको बताना मल्टीपल चॉइस करेक्ट है at points away from the origin the particle is in unstable equilibrium. B, for any finite non-zero value of x, there is a force directed away from the origin. C, if its total mechanical energy is k by 2, then is divided to then it has P minimum at origin. इस केस में इसकी ओरिजिन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. डी ऑप्शन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स from x equal to 0, motion is SH. ठीक है, 4 पॉइंट है. अब बताने कौन से करेक्ट है इसमें.
ए बी डी ए तो नहीं होगा, ए है क्या? चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर डी दिया हुआ है केवल। ये बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चेक करो भाई, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है क्या? टुवर्ड द ओरिजिन आ रहा है, तो अगर सॉरी परेशान है एक्स आपको दिया हुआ है के 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यानी के माइनस के की पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आपका होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपका 0 माइनस के की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x। तो ये माइनस से माइनस पड़ जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2kx ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिफरेंशियल सही है, ये आ रहा यस सर। है, ठीक है। तो अगर हमारा डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो फिर हमारा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी, ई की पावर है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स किधर को डायरेक्टेड है। एक्स आपका अगर नेगेटिव होता है तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, और अगर एक्स आपका पॉजिटिव होता है तो फोर्स नेगेटिव आएगा। यानी जब आपका पॉइंट इधर होगा एक्स से नेगेटिव साइड, तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव साइड होगा एक्स आपका पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, यानी ये फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन है। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन क्या था आपका? एट पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एट पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखा आपने, एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फोर्स जीरो, फोर्स जीरो आपका केवल ओरिजिन पे आएगा या फिर इन्फिनिटी पे आ रहा होगा? ठीक है,
तो इसने बोला कि पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्टिकल इज मतलब कई अवे फ्रॉम द पॉइंट जो होंगे वो पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो गलत है, पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में केवल इन्फिनिटी पे हो सकता है या फिर जीरो पे हो सकता है। तो ये पॉइंट शायद इसलिए इसने सही नहीं माना है, तो ए हमारा गलत हो गया यहाँ से, बी गलत हो गया, सी क्या था? If its total mechanical energy is k by 2, its kinetic energy is minimum at origin. Kinetic energy is minimum at origin. पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये आई थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी ये आ रही है। इसका आपने जब डिफरेंशिएशन किया तो ये है, ठीक है। और इसको अगर आप जीरो पुट करोगे तो x इक्वल टू जीरो आएगा इसका एक, f इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू जीरो, या फिर x इक्वल टू ये आया था आपका माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो इन पे आपका f जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ये आपका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। अब मैक्सिमम मिनिमम पता लगाने के लिए क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएशन करोगे। डबल करोगे तो देख लो ओरिजिन पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है। दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, तो दोबारा अगर हम डिफरेंशिएट करें डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो पहले आएगा टू के माइनस टू के ई के रेस में माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर क्या आ रहा है? तो ब्रैकेट में वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बन रहा है। यस सर, कॉमन लेकर। बाहर के लिए आपने टू के ई की पावर एक्स स्क्वायर। यस सर। तो ये आ रहा है टू एक्स स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। तो इससे आपका ये पता चल रहा है कि ओरिजिन पे अगर मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूँ तो बाहर नेगेटिव आएगा। और माइनस आ रहा है x इक्वल यस, टू मैंने जीरो। नेगेटिव नहीं लिया था ना, इसलिए बी आ रहा था। अच्छा x इक्वल टू जीरो अगर मैं रखूँ तो दिस इम्प्लाइज दैट ये डबल डिफरेंशिएशन आपका जो आ रहा है क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, टू के आ जाएगा माइनस टू के, विच इज नेगेटिव। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। बोल क्या रहा था ये? इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए फिर तो। लेकिन यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा है के बाय टू है। देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है क्या? सर मैंने ऐसे नहीं किया था सी ऑप्शन का एलिमिनेट। अगर दो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लें तो वो ओरिजिन पे जीरो आ रही है, मतलब ओरिजिन पे मिनिमम है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ से भी आना चाहिए चीज़ की ओरिजिन पे जो है एनर्जी हमारी मिनिमम है। डिफरेंशिएशन से भी आना चाहिए ना सेम चीज़। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है हमारा? लेस देन जीरो आ रहा है। गलत आ रहा है कहीं पे ना, कुछ गड़बड़ की होगी हमने। डिफरेंशिएशन सही है ये? माइनस टू के। ये तो डिफरेंशियल ठीक है नहीं है हमारा। दोबारा कर लेते हैं एक बार। माइनस टू के ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा माइनस टू के एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। इससे ये कट जाएगा तो माइनस टू के सही है, ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा। और बाहर आ रहा है आपका, अंदर आ रहा है आपका वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। सही तो है ये तो सही है। अब अगर हम x इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो रहा है, तो ये वन हो रहा है, ये जीरो हो जाएगा तो ये वन आएगा। नेगेटिव आ रहा है ये, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। ठीक है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव है? के इज पॉजिटिव। एफ हमारा, एक मिनट, ये हमने एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन किया ना, ये तो माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ था ना ऑलरेडी। हमें तो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी करना था, हमें डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना था। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया शायद इसको। ये तो माइनस है ना, समझ रहे हो? ये तो माइनस है क्योंकि ये तो एक्चुअली ये माइनस लगा है ना,
तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो फिर ये वैल्यू आपकी जो आएगी एक्स इक्वल टू 0 पे, ये वैल्यू हमारी जो आएगी वो मोर देन 0 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए फिर। तो यानी इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, सी भी गलत है फिर तो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ए बी और सी हमने एलिमिनेट किए हैं, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? डी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मोशन इज एसएचएम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन एसएचएम होगा। तो देखो इसको, u आपका आ रहा है के 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करा है आप लोगों ने? अगर x से छोटा हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका अगर जो एफ एक्स ले लेंगे, वो हमारा पहले जो आ रहा था वहीं पर 2k x वो आ जाएगा, और x छोटा हो जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो k के साथ मर्ज करके उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, तो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एक्स हमारा जो है ये एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। है ना, आपने ये पढ़ा, आपका ये है आई थिंक आपका ये भी होगा ना एक्सप्रेशन जो उसका होता है, ऐसा कुछ होता है ना, क्या होता है ऐसे ऐसे कुछ होता यस है सर, क्या? 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3। ऐसे होता है ना। ठीक है, तो अगर आपका x बहुत स्मॉल है तो ई एक्स विल टेंड टू दिस थिंग। आई थिंक आपका वो भी लिमिट में भी ऐसा कुछ होगा, ये लिमिट से भी आ जाएगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो आपका f जो है इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k x के। f इज proportional to x and directed toward the origin minus x in fact. So this is the condition of simple harmonic motion. So this implies that it's the simple harmonic motion of, अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या आती फिर, या ओमेगा पूछता तो क्या आता फिर? इसका ओमेगा कितना आ गया? मास एम मान लो, रूट k बाई m, रूट के बाय या 2k बाय एम? 2k। 2k बाय एम। इस केस में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा सबको। क्लियर है ये, आगे चले या कोई डाउट है इसमें? चलो आगे चल रहे फिर। तो क्वेश्चन है कि ये पेंडुलम है, यहाँ पे ए बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल फ्रॉम द पॉइंट ओ एन इंक्लाइंड वॉल एज शोन इन द फिगर। इंक्लिनेशन ऑफ द वॉल विद द वर्टिकल इज अल्फा। ये दिया हुआ फिगर में बना रखा है डायग्राम में, इज अल्फा। थ्रेड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ एंगल बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा या बीटा इज मोर देन अल्फा, and this is the thing. So you have to find the time period of oscillation, time period कितना होगा, and this wall is elastic wall. टाइम पीरियड कितना होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ किस टाइप के दिए हुए हैं। ए ऑप्शन तो सिंपल दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऐसा, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं।
इसके लिए क्वेश्चन बनेगा इसमें नहीं थीटा इक्वल टू बीटा कॉस ओमेगा टी, इस टाइप की क्वेश्चन आएगी कुछ, उससे देखो। किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए? कर रहे सब लोग ट्राई? कितना कर रहे हो? यस सर। ठीक है, करो ट्राई। श्रेया, आप करो ट्राई। ओके, हिंट चाहिए बता देना। दिव्यांशी, कर पा रहे हो कुछ? ओके, ठीक है, करो सब लोग। सोमिल का है, सोमिल एग्जाम चल रही है। सर यहाँ पे कॉस इनवर्स है। हाँ, ऑप्शन दिए, ऑप्शन में बोल लो ना। यस सर, पर इनवर्स के एंगल तो नंबर होना चाहिए ना, ये अल्फा बीटा का एंगल है। अल्फा बीटा एंगल, लेकिन रेडियन में है तो क्या दिया होगा? स्लाइड में हटा रखी है। कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा
बाय बीटा। हाँ तो ठीक है, क्या इशू है इसमें? अल्फा बीटा एंगल है तो उससे रेडियन में कुछ हुआ जाएगा। और रेडियन है ना? एंगल बाय एंगल करोगे तो क्या आएगा? नंबर आएगा, इनवर्स नंबर का ही तो होता है। यस सर। यहाँ का टाइप करो, सब लोग निकाल देंगे, तो इजी है। ये देखो ये कैसे निकल गया। एक्चुअली यहाँ तक जाता है, ये बीटा तक, लेकिन उससे पहले दीवार आ गई। टाइप कैसे निकल या डायरेक्ट ये कर सकते हो यहाँ पे। चलो करो पहले, अरे इनडायरेक्टली करो, फिर डायरेक्ट बाद में बात करेंगे। आंसर क्या आ रहा है? आंसर इसका आ रहा है, लेट मी चेक, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है। 2 पाई रूट एल बाई जी आ रहा होगा बाहर। 2 पाई रूट एल बाई जी 1 - cos इनवर्स अल्फा बाय बीटा से कुछ आ रहा होगा आंसर। मतलब इसमें 2 पाई और आ रहा होगा, 2 पाई आ रहा होगा बस, बाकी सब सेम है। कैसे ट्राई कर रहे हो आप लोग? सर इसको दो अलग अलग मोशन में ब्रेक कर दे तो अगर जब बीटा एंगल पूरा हो जाएगा वहां तक का तो हमको अगर ये सिंपल एक्सटेंड कर रहा होता 2 पाई रूट एल बाई जी होता, तो यहाँ से लेकर पाई बीटा एल तक बाई जी तो है टी ना? बाई, ये वो T/4 होना चाहिए। ठीक है। और फिर एस एच एम की इक्वेशन लिखें तो थीटा इज इक्वल टू बीटा कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह अल्फा डाल देते हैं तो ये टी आ जाएगा यहाँ से। तो इस ओके वाले ठीक है। टाइम का ट्वाइस और प्लस T/2।
वेट, आपने लिखा थीटा की इक्वेशन लिखी, थीटा कॉस ओमेगा टी, फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ अल्फा डाल दिया थीटा की जगह। फिर उससे क्या आएगा? टाइम। सर ये वाला टाइम आ जाएगा। यस सर, मीन पोजीशन से इस वाले एंगल में जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो इस वाले वॉल से मीन पोजीशन में आने में 2t लग रहा होगा। ये वाला 2t और t/2 इनको ऐड कर देंगे। एक मिनट है। आपने यहाँ पे जब अल्फा पुट किया है, ये टाइम कौन सा टाइम आया आपके हिसाब से? सर मीन पोजीशन लेकर वॉल तक पे जाने का टाइम। मीन से वॉल क्यों आएगा ये टाइम? ये टाइम आप कह रहे हो मीन से वॉल जाने का है, ऐसा क्यों? यस सर, इतने टाइम में अल्फा कवर हो गया ना, अल्फा इतने एंड टाइम में डिस्प्लेस। अल्फा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? स्टार्ट तो यहाँ से किया था ना। मैंने आपने जो क्वेश्चन बनाई है एक्चुअली, मतलब अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा होता तब यस सर, इसमें t/4 माइनस करना पड़ेगा। ये पता है आपको क्या है? तो दो दो तरीके से सोच सकते हैं। या तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे माइनस अल्फा पुट करो, तो आपका डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम ही आ जाएगा सीधी। एक तरीका तो ये हो सकता है, बीटा और माइनस अल्फा, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आपने रखा है यहाँ पे, तो आपने अगर अल्फा पुट किया, आपने मान लिया बीटा से स्टार्ट किया और अल्फा पे पहुंचा, तो आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया कि वो यहाँ से स्टार्ट किया बीटा से और इस अल्फा पे पहुंचा। तो जो उसका पहला सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। कई सारे सॉल्यूशन यस आएंगे, लेकिन पहला पहला सॉल्यूशन ये आएगा कि बीटा से अल्फा, ठीक है। तो अगर आपने ये निकाला बीटा से अल्फा, तो मतलब आपने ये वाला टाइम निकाल लिया, फिर ये वाला टाइम, तो ये टाइम डबल करके पूरे से माइनस कर सकते हैं, तो वो भी एक आंसर हो सकता है। आर यू गेटिंग? यस सर। एक बार, हाँ ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखो आंसर आ रहा है इससे। आई थिंक ये आंसर आएगा 2 पाई रूट एल बाई बी, ऐसा कुछ आएगा आंसर। यस सर, मेरा सबसे मार था जिसमें प्लस आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो माइनस, अब माइनस हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया माइनस क्यों करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो आपने जो निकाला एक्चुअली वो वाला टाइम निकाल दिया था आपने। एक तरीका आपके वाला ये वाला हो सकता है, दूसरा तरीका ये वाला हो सकता है। अगर मैं ये लिखता माइनस अल्फा बाय बीटा, तो मैं लिखता कॉस इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा बाय बीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसा आता है कॉस इनवर्स ऑफ दिस। अब ये क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? पाई बाय पाई माइनस थीटा। यस सर। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा आया था, और ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा आपका 2 पाई बाय टाइम पीरियड आएगा, जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है। तो ये आपका आ जाएगा क्या निकाल के आया था, टी निकाल दिया। ओके, आपका ओमेगा जो आएगा वो 2 पाई बाय टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाय जी है, अपॉन ब्रैकेट में ये सब है, पूरा काम यहाँ। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, रूट एल बाई जी आएगा यहाँ पे। रूट एल बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एल बाई जी, ये 2 पाई यहाँ पे 2 नहीं आ रहा होगा, 2 आ रहा है क्या? ये एक मिनट आंसर चेक कर लो, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है? पाई आ रहा था मेरे पास। पाई आ रहा होगा ना। 2 पाई रूट एल बाई जी, इनका 2 पाई आ रहा है, चेक करते हैं 2 पाई आ रहा है हमारे। हमने जो निकाला ये निकाला cos इनवर्स ऑफ दिस। ओके, ये हमारा एक तरफ का टाइम आया, तो है ना, इसको डबल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम में जो निकाला हमने ये लिया है, तो हमने ये वाला टाइम निकाल लिया है एक तरफ का। तो पूरा टाइम पे इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, इसलिए ट्वाइस आ रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फाइनली, तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 पाई रूट एल बाई जी माइनस जो बचा है बात क्या, 2 रूट एल बाई जी मल्टीप्लाई बाई कॉस इनवर्स अल्फा बाई बीटा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये सही है आंसर। क्लियर हो गया? दोनों तरीके से, आपके तरीके से ही आ गया, यहाँ से भी आ गया, दोनों से आ गया, ठीक है। यस सर। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? बाकी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ, मतलब वो निकाल पा रहे थे कुछ?
बोल तो दिया करो यार, तुम लोग कॉलेज में पढ़ी होगी। कॉलेज में नहीं बोलना होता, कॉलेज में चुप ही रहना होता है। ये सब लोग कॉलेज की पहले आदत डाल रहे हैं। वो लोग क्वेश्चन करते हैं। फिर कॉलेज में बच्चे याद करते हैं, सर जैसे आप पढ़ाते थे यहाँ पे, वैसे कॉलेज में नहीं पढ़ाते। मैंने कहा कॉलेज वाले कॉलेज के ढंग से पढ़ाते हैं, तुम यहाँ नहीं पढ़ते थे जब मैं पढ़ाता था। कॉलेज में कॉलेज के ढंग से पढ़ेंगे, मेरे ढंग से थोड़ी पढ़ेंगे वहाँ पे। वहाँ प्रोफेसर वाली ज़्यादा पूछते नहीं आपसे कुछ। A block of mass m kg moving with a kinetic energy equal to 3 joule on a smooth horizontal surface. A smooth horizontal surface its free end of a spring as shown. ये स्प्रिंग जो है एक दीवार से अटैच्ड है, रिजिड दीवार है ये। ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। Okay, as shown in the figure, if restoring force applied by the spring is given as Fx equal to minus 2x minus x cube, then ये सब न्यूटन में है, ऐसा यूनिट में है। देन मैक्सिमम compression in the spring is approximately कितने मीटर होगा, ऐसे ऑप्शन है। तो ऑप्शन दिए हुए, इन दोनों में से आंसर नहीं है, अगले दो में से आंसर है। आपको बताना क्या आंसर है। वन 1.414
करेक्ट, रूट 2 है। गन बाकी लोग कर रहे हैं। स्प्रिंग का फोर्स दिया हुआ है आपको, तो जो क्या लगा सकते हैं इसमें, वर्क थ्योरम लगा सकते हैं। जो वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा। काइनेटिक एनर्जी 3 जूल की है यहाँ पे, इनिशियली फाइनली 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 3 जूल का है, तो वर्क डन भी 3 जूल का होना चाहिए, तो उसको वर्क डन निकाल लो इसका एफ डॉट डी एक्स करके। जो वर्क डन आएगा वो 3 जूल के बराबर होगा, तो वहाँ से एक्स आ जाएगा। ऐसे किया कुणाल, आपने कुछ और लगाया? सर मैंने वो फोर्स दिया था तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और उसको 3 के इक्वल कर लिया, एक्स कब आएगा। वो भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वो 3 जूल हो जाएगी फिर। तो यस आपने यहाँ से सर। पोटेंशियल, है ना, तो आपने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसको आपने 3 जूल कर दिया, तो वहाँ से एक्स आ गया। ये भी कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो कर लेंगे सब लोग, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, बड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई दी मुझे। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। किसने रिप्लाई किया अभी? Sir, देखो। रिप्लाई नहीं किया, ओके चलो गुड। फिर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं उस पर नहीं पढ़ा लूँगा, यूट्यूब पे ही। वहाँ तो आवाज़ आती नहीं यूट्यूब पे, बच्चे लिख सकते हैं बस। यहाँ ये तो फायदा है कि आप बोल सकते हो। तो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये है कि स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर is on a smooth fixed inclined plane. This is fixed. A smooth inclined plane in equilibrium as shown in the figure. ये equilibrium है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है, as shown in the figure. This is in equilibrium. If now the sphere, अभी ये equilibrium में है, if now the sphere is displaced through a small distance along the plane, what will be the angular frequency in radian per second of the resulting
SHM. So given that K equal to 4m/3. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है इसमें? ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो। बाकी लोगों को हिंट देता हूँ थोड़ा। इसको जब ओवर द प्लेन ले जाओगे, अभी ये ऐसे है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ऐसे मान लो, सीधा मान लो। फिर आप ऐसे ले जाओगे, उसकी लेंथ कितनी कम होगी वो आपको देखना पड़ेगा। तो लेंथ जितनी कम होगी तो कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कैसे निकालते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन जो लगाते हैं, तो लेंथ कम हो जाएगी तो वो एक्स हो जाएगा। फिर वो फोर्स कितना लगेगा? ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर वाला करा है हमने, कभी नहीं किया। अभी नहीं किया। अभी ये सर एलिमेंट का एलिमेंट ले लेंगे तो वो नेग्लिजिबल बनाता है। हाँ क्या होगा ना, अभी हम जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत यूज होगा इसका। वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी आएगा ये, वहाँ पे काफ़ी करना पड़ता है क्या। तो जब आप ऐसे होता है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो एक्स का फर्क पड़ेगा वो ये फर्क पड़ेगा एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आपका फोर्स निकल जाएगा, फिर फोर्स का डायग्राम बनाओ, ठीक है। फोर्स का डायग्राम बना के देखो कैसे कैसे बनेगा, है ना। सर फोर्स जो बनेगा वो किधर को बनेगा वो सब देखो। फिर फोर्स के कंपोनेंट टुवर्ड द, इस तरफ को क्या कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, उससे नॉट इस तरफ को, मैंने किधर को ऑसिलेट करेगा एक्चुअली, ऐसे कर रहा होगा ये ऑसिलेट। जब ऊपर ले जाओगे फिर ये छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा ये। इन्होंने एज्यूम कर लिया होगा कि ग्राउंड से नहीं उठ रहा, ऐसा कुछ एज्यूम करा होगा। देखो सोचो इसको, ये एंगल आपका 30 है, तो अगर ये फोर्स यहाँ आएगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तो फोर्स का कंपोनेंट किधर को बनेगा,
देखो कितना क्या क्या बनता है। आप ऊपर ले जाओगे तो एक्चुअली ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा तो फिर कंपेरेटिवली नीचे को आएगा। सोचो, उसमें दो चीज़ें निकालनी है आपको, दो चीज़ें ध्यान देनी है, तो एक्स कितना होगा ये निकालना है आपको, और एक फोर्स जो बनेगा वो कितनी वैल्यू, उसका जो कंपोनेंट आएगा एफ का वो कितना आएगा, एफ का जो भी आता है, कॉस आता है, साइन आता है, जो भी आता है, ये कंपोनेंट कितना आएगा, और ये कंपोनेंट हमारा आ गया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। एफ हमारा के एक्स होता है, के एक्स चाहिए आपको, ये एक्स भी चाहिए आपको, ठीक है। तो सब लोग ट्राई करें। एक्स देखो पहले, एक्स कितना आएगा, अगर ये स्मॉल एक्स ऊपर मूव करता है तो एक्स कितना होना चाहिए। अगर ये एक्स ऊपर जाता है मतलब तो इसमें कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में। ये एक्स है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल आपका कितना था, 30 डिग्री था, ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है, सोचो कितना है, बताओ एक्स कितना आएगा, बाकी लोग बताओ, आप कुणाल नहीं बताना, बाकी लोग बताओ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल 30 है, ये आपने एक्स मान लिया है, तो उसमें कंप्रेशन जो आएगा वो कितना, ये कंप्रेशन है एक सेकंड, ये वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, डेल्टा वाई मान लेते हैं, कितना आएगा, ये डेल्टा एल मान लेते हैं, डेल्टा एल कितना आएगा, बताया कोई, श्रेया, गुप्ता, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इजी तो है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको ये पता है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये एंगल पता है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ट्रायंगल है, ये निकालना है आपको, ये कितना आएगा, ये एंगल थीटा है, तो जल्दी बताओ, फोर्स में नहीं करते थे, जब फोर्स को ब्रेक करते थे, आप कितना कंपोनेंट आता था ये वाला, कितना था जल्दी बताओ, एफ कॉस थीटा पता नहीं आता, यहाँ पे निकाल लो, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वगैरह लगा के निकाल लो, क्या आएगा, ये एक्स कॉस 30 आएगा, ये डेल्टा एल भी एक्स कॉस 30, तो ये तो क्लियर हो गया कि डेल्टा एक्स एल इतना आएगा, तो ये फोर्स आ गया आपका, फोर्स के इंटू एल हो जाएगा, तो फोर्स तो आ गया, अब ये थीटा, ये कितना लोगे, ये फोर्स जो इधर को एक्ट कर रहा है, आपको चाहिए फोर्स, ये ऐसे एक्ट कर रहा है, आपको चाहिए ये वाला, तो देखो ये ऐसे एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट इधर को लेना पड़ेगा आपको, कितना आएगा ये वाला है cos थीटा,
हाँ जी, बाकी लोग मैं बताया नहीं यार कुछ भी, बड़ा गड़बड़ है मामला। श्रेया, दिव्यांशी, जितना है कुछ तो बता दो, गलती बता दो तो रोल ना, सही बताओ। मैं कभी डांटता हूँ किसी को भी तुम्हें गलती बताया, बताओ बस, शुरू तो करो कहीं से। जब यहाँ गलत बताओगे तो आईटी में सही बताओगे, और यहाँ बताओगे नहीं तो आईटी में गलत बताओगे। तो अगला स्टेप है, पहला स्टेप है गलत बताना फिर सही बताना। पहला नहीं बताना, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आईटी में यहाँ पहुँचोगे गलत बताने पे, अगर अभी यहाँ खड़े हो तो यहाँ आईटी में सही पहुँचोगे। तो देख लो कहाँ पहुँचोगे। कौन बताएगा? मैं तो निकाल ही रहा हूँ, मेरे को कौन सा आता है, मैं तो करूँगा सॉल्व भी आपके सामने। ये एंगल कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा? मेरे को ये एंगल ब्रेक करना है तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ये एफ है मान लो, तो ये एफ कॉस थीटा आएगा, तो ये थीटा कितना आएगा? दिस इज द डायग्राम, दोबारा बनाने डायग्राम, ये कितने बना, ये 30 है, और क्या 30, ये भी 30 दिया हुआ है, एक मिनट रुको, गलत बना दिया, ये 30 है, ये लगभग सेम ही होंगे दोनों एंगल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो ये एंगल भी 30 ही मान सकते हैं, तो फर्क नहीं होगा दोनों में। ये एंगल 30 दिया हुआ है, और हमारा जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस साइड, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? थर्टी आ जाएगा। तो बाकी लोग फिर बता रहे 30 आएगा नहीं आएगा? बाकी लोगों को डाउट है 30 आएगा? तो आप तो डायरेक्ट आएगा। भैया, कोई एंगल नहीं आने दोनों आमने सामने नहीं आएगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये एफ है, एफ का कंपोनेंट इधर को ले लेंगे तो एफ कॉस 30, एफ कॉस 30, एफ आपका के एक्स था, एक्स आपका ये आ गया था, के एल होगा रूट एल, एल आपका आ गया था एक्स कॉस 30, तो 2 बार 30 आ गया ये। तो ये आ गया, ये फोर्स आ गया, बस क्या करोगे, तो कर लोगे नहीं करोगे? के की वैल्यू दी हुई है आपको, के की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, मास के टर्म में दी थी कुछ, चलो फाइनली रख लेंगे, बाद में देख लेंगे। एफ आ गया, एफ को क्या करते हैं फिर आप फाइनली के एक्स करते हो, cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है रूट 3/2, तो ये आ गया 3/4, माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि देखो डायरेक्टेड होगा तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हमें माइनस तो होगा ही होगा। आप इसको कंपेयर कर लो, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, फिर वहाँ से आपका क्या निकालना, ओमेगा निकालना है, ओमेगा आ जाएगा डायरेक्ट। देखो ये फोर्स आया, फोर्स को पहले मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ये फोर्स आया, फोर्स को मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आया एक्चुअली, मास से डिवाइड करोगे तो 3k/4 एम, ओमेगा आ गया 1 आ रहा 1 रेडियन आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकंड। एम की के की वैल्यू दी थी आपको 4m/3, 4m/3 पुट करोगे तो कट जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो भाई बाकी लोग क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके चलो, तो ऐसा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सा होता है ना तो इजी होता है ना, आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आते नहीं कि बहुत टेढ़े मेढ़े हो या बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन बन रही हो। और ये जो आपने भी किया है इसमें जो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं वो सब किया है, वो अभी आप आगे भी करोगे, अभी जब वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन और YDSC, उसके बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो आपको फिर वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा जब करते हैं।
वेरी सून क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाजिर करो ये IIT एडवांस में हार्डली ऐसा कभी आता है कि आपको बहुत ज़्यादा हमने उल्टे सीधी वो बन रही हो, डेरिवेशन टाइप का बन रहा हो क्वेश्चन, ये तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। कभी बाई चांस ऐसा आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जेई मेंस में तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एडवांस में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट कम लग रहे हैं और कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो एडवांस में क्वेश्चन अगर है तो ठीक से होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है एक, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू m को लिखा है अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ अ ट्रक एज शोन इन द फिगर। तो मैंने बना दिया पूरा। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, of the truck. Initially spring is unstretched, spring unstretched है, स्ट्रेच। अब देखो क्या बोला, सडनली द ट्रक स्टार्ट मूविंग टूवर्ड लेफ्ट विद कांस्टेंट ए नॉट। ठीक है, अब ये बता रहा है क्या चीज सही है। एज सीन फ्रॉम द ट्रक, फ्रॉम द ट्रक मतलब ट्रक के ऊपर से देख रहे हो आप, तो ये एक तरह का एक्सेलेटेड फ्रेम से आप खड़े होकर मतलब ट्रक के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो। पहला पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM। B, time period of the oscillation will be 2 pi root m by k. C, amplitude of oscillation will be equal to m a naught by k. Or D, energy of oscillation is m square a naught square upon k। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। आई थिंक पिछले वाली साइड की तो जरूरत नहीं है आपको, क्लियर ही है इसमें जो लिखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है भाई, उस हिसाब से सोचना। एंड सब कुछ जो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। हमारी तरह कॉलेज जा रहा है
वो इससे अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा लगता है। तो मेरे को लग रहा है जो ये सुन रहा है जो नहीं बना तो ABC। क्या आ रहा है? एबीसी आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। तो स्पॉन्सर है 15 क्वेश्चन का। कंसेप्ट क्या लगाया आपने? तो जब ट्रक स्टार्ट हो जाएगा तो अगर ट्रक के फ्रेम से देखूंगा तो वहाँ पे एक सूडो फोर्स लगना चाहिए उसमें पीछे को। ठीक है, करेक्ट है। फिर तो सर अब तो सिंपल एस्टम वाला ही हो गया कि मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है जो उसमें फोर्स लग रहा है। ओके, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक जो है जैसे फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है ना, तो किससे कम? ठीक है, फिर इसकी क्वेश्चन क्या, फिर क्या करोगे उसके आगे? फोर्स लग रहा है लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट है, एक डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये सर पर ये तो मैटर नहीं करता ना, जैसे अगर ग्रेविटेशनल होता है, जैसे स्प्रिंग से लटक रहा होता है वहाँ भी मैटर नहीं करता, कैंसिल हो करेक्ट, जाता करेक्ट। तो ये लगभग वैसे ही बन गया जैसे ग्रेविटेशन में, ग्रेविटी नीचे काम करती है, यहाँ पे साइड में काम कर दिया, बस ये हो गया। है। यस एमए सर, फोर्स यस। जो हमारी क्लास में अबूज़र है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है बट वो आ नहीं पा रहा। आप कौन एंटर कर रहा है? तो खत्म होने वाली है। कौन करना चाह रहा है? अबूज़र। अबू जर करना चाह रहा था, कितने बजे से कर रहा है एंट्री? पता नहीं, उसने तो मुझे अभी मैसेज किया। अच्छा मधु मैडम, वो अबू जर एंटर करने हैं क्लास में? अबू जर क्लास में एंटर करो। अब तो क्लास खत्म हो रही है, अब क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो अबू जर को ले लेते। ओके, एनीवे, चलो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लगेगा। मान लो एक्सीलरेटर इधर को हो रहा है, ट्रक सूडो फोर्स इधर को लग जाएगा, या अपोजिट मान लो, किसी भी किधर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे ये फोर्स लग रहा है। उसके अलावा जो इस पे फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। दिस इज जस्ट लाइक दिस केस, कि यहाँ पे आपको एक mg फोर्स लग रहा है। मान लो आपने ब्लॉक को छोड़ दिया, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो mg फोर्स नीचे लगेगा, और बाकी इसका kx फोर्स तो जो है वो है ही। तो उसके अबाउट ये फिर ऑसिलेट करेगा अपने उसमें। सेम काम यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि ये फोर्स इधर को लग रहा है, तो ये फोर्स अगर इधर को लग रहा है तो ये इसके ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। सेम केस हो जाएगा। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2π/m/k। दिस इज करेक्ट। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है। एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड ये होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? दो तो होंगे ही होंगे। ओके, यस सर। ओके। अब देखो तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास,
इसने बोला एम्पलीट्यूड इज एम ए नॉट बाई के। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आता है, यहाँ पे ध्यान है आप लोगों को, जब हम इसको छोड़ते हैं ब्लॉक को तो एम्पलीट्यूड क्या आता है? मैंने तो ऐसा निकाल लिया कि अगर जिस इनिशियली वहाँ रेस्ट पे था उसको मेन पोजीशन मान लें, तो जहाँ पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा वहाँ पे इसकी नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, तो के एक्स और एम ए नॉट इक्वल हो जाएंगे, और जो एक्स है वो एम्पलीट्यूड ही है। ओके, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सोचे जब पहले निकालते तो ध्यान है किसी वहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आता है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों को ध्यान होगा जब हमने ऑब्जेक्ट किया था। एक था कि स्लोली अगर मैं छोड़ूं इसको, इस वाले केस में स्लोली नीचे लेके आओ तो कहाँ पे रुकता था ये, जहाँ पे के एक्स इक्वल टू एम जी होता था, यस सर। एक्स इक्वल टू एम जी बाई के आता था उस केस में, जब स्लोली छोड़ते थे। और अगर सडनली छोड़ते थे तो फिर हम कैसे निकालते थे, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते थे। तो वहाँ पे एक्स कितना आता था, ये आता था 2mg/k। ठीक है, आई थिंक ध्यान आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस केस को, तो ये सडनली वाला है, स्लोली वाला है? सडनली वाला है, क्योंकि एकदम से जब चलना शुरू किया तो एकदम से फोर्स चलना शुरू हो जाएगा एम, राइट? तो क्या हम आंसर ये लिख सकते हैं 2ma/k? भाई mg की जगह पे ma आ गया, क्या मैं लिख सकते हैं यहाँ पे? अच्छा कुणाल, आप बताओ आपने कैसे किया? सर इसके मेन पोजीशन पे जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स यहाँ 0 है, और जिसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होता है, मतलब वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 होती है। ठीक है, तो वहाँ पे के एक्स ए जीरो नहीं होगा, एक्स मैक्स होगा, तो ए जीरो तो नहीं होगा, बी जीरो होगा। यस सर भाई। तो वहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर एक्सट्रीम पर। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रक है, रेस्ट में आया होगा एक बार, जहाँ पे रेस्ट में आया होगा वहाँ पे के एक्स इक्वल टू एम ए हुआ होगा। तो यहाँ पे जो एक्स आएगा वो एम ए बाई के आएगा, राइट? तो ये आंसर सही है ना? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे फिर ये क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि तो इससे कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? ये तो कंपेयर कर सकते हैं हम कि भाई ये सडनली छोड़ा आपने तो वहाँ पे एम जी लगता है फोर्स, और वहाँ से फिर कंपेयर करना है, ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पे? आई थिंक ये क्लियर है। पहले ये सॉल्यूशन तो क्लियर है सबको, सॉल्यूशन ये आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दिस इज द सॉल्यूशन। और अगर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा, ये भी कर लेते हैं पहले। एनर्जी आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अच्छा, हाफ के स्क्वायर कर सकते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड आप निकाल लोगे, एम्पलीट्यूड आप निकाल ही चुके ऑलरेडी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है आपका, तो हाफ के इंटू एम ए नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस इज एम ए नॉट स्क्वायर बाई 2k, और यहाँ पे क्या दिया था आपको, एम ए नॉट स्क्वायर बाई के। तो ये जो है आंसर ये वाला सही होगा, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये सब तो क्लियर है। अब बस मेरा क्वेश्चन ये है लास्ट, जब क्लास एंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये क्यों नहीं लगा पाया सडन वाला? डाउट क्लियर है? मेरा डाउट क्या है, क्योंकि देखो मैं डाउट क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जब पेपर में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन तो आपको दोगे, ऐसे डाउट आपको आ जाएंगे, या आप गलत ऐसा सोच के गलत भी कर दोगे।
इसलिए जरूरी है सारे क्लियर होना। एक बार उसको देख लेते हैं कैसे किया था उसको, एनर्जी कंजर्वेशन करते थे तो क्या करते थे हम लोग। यहाँ की एनर्जी लिखते थे, यहाँ की एनर्जी हमारी 3 तरह की एनर्जी होती थी, काइनेटिक, पोटेंशियल, स्प्रिंग। काइनेटिक जीरो, लास्ट पॉइंट पे भी काइनेटिक जीरो जाती थी। पोटेंशियल यहाँ पे mg इंटू एच, यहाँ पे जीरो मान लेंगे रेफरेंस। और स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पे ये रेस वो है तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाती थी, इसको हम एक्स मान लें अगर, तो हम फिर इक्वेट करते थे टोटल एनर्जी, यहाँ पे mgx आती थी और यहाँ पे हाफ की एक्स स्क्वायर आती थी। इनको हम जब इक्वेट करते थे तो आपका x जो आता था वो 2mg/k आता था। हम इन दोनों को इक्वेट करते थे तो यहाँ से मेरा x मैक्स ही आता था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कंडीशन तो सेम है सब कुछ। सर यहाँ तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, पर ओरिजेंटल में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बस वही फर्क पड़ रहा होगा यहाँ पे, है ना। यस सर, यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करनी पड़ेगी। करेक्ट, तो यहाँ पे जो बिहेवियर है थोड़ा अलग है यहाँ पे ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे जो कि एक्स के साथ वेरी कर रही हो, वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वाई के साथ वेरी कर रही थी इस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो वेरी कर रही है एक्स के साथ। तो यानी बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। फोर्स तो लगभग सेम लग रहा है लेकिन वो एक तरह का फील्ड नहीं है, ये एक फील्ड था जो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उससे जो है इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। मतलब मेरी जो यहाँ पे जो केस बन रहा है, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों सेम है मेरे लिए, जो अभी केस बन रहा है स्प्रिंग वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी है ही नहीं जो वेरी कर रही है। आई होप ये क्लियर होगा सबको, इसलिए आंसर यहाँ पे अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, कुणाल क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। ओके चलो तो ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। अब उधर आगे नहीं आए? सर एक क्वेश्चन था, वेरिएबल मास सिस्टम था। बोलो। सर एक कार्ट है, वो उसमें एम मास का वाटर भरा है और उसमें लैम्डा के पर सेकंड से वाटर लीक हो रहा है गोल से। हाँ ठीक है। उसकी वेलोसिटी बताने का फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ तो उसमें फोर्स आएगा v dm/dt आ जाएगा, उससे फोर्स निकाल लो, फोर्स से मास इनटू एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके निकाल लो उसे। यस सर, पर अगर यहाँ पे ऐसा सोचें कि जो यू रिलेटिव है, जब ड्रॉप नीचे गिरेगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी कार्ट की वेलोसिटी है। तो जो मास, जो वेरिएबल मास जो कम हो रहा है सिस्टम से, और जो कार्ट की वेलोसिटी है वो तो सेम है, तो थ्रस्ट फोर्स तो जीरो आना चाहिए फिर। उससे लीक हो रहा है ये। यस सर। लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो दी हुई है क्या क्वेश्चन पे? ऐसा दिया कि लीक मेरे को हो रहा है, रिलेटिव जीरो से निकल रहा है। नहीं सर, मैं सोच रहा था वैसे सर कि जैसे जब हम कोई क्वेश्चन करते थे, जैसे बलून से कुछ गिरा दिया, तो वहाँ भी हम कहते थे कि क्योंकि ये सिस्टम का ही पार्ट था, तो जिस समय में ये सिस्टम से अलग हुआ तब तो इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अभी जब ये ड्रॉप नीचे गिरेगी और ये जो कार्ट है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, तो इसमें थ्रस्ट फोर्स तो अब जीरो आ जाएगा। हाँ तो उसके इसमें जीरो आएगा ही। अगर हम लोग गैस ऐसे निकलती है रॉकेट से, अगर वो गैस सेम डायरेक्शन में निकलने लग जाए फिर क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स कहाँ से आएगा उसमें? यस सर, वहाँ तो अपोजिट आ जाएगा तो पीजी आ जाएगा। तो वी रिलेटिव आना जरूरी है ना, तो वी रिलेटिव ही तो होता है ये। अगर वी रिलेटिव ही नहीं होगा तो फिर तो कुछ फोर्स ही नहीं आएगा। तो ये हो गया, मान लो टब रखा हुआ है, उससे पानी टपक रहा है नीचे, टपक रहा है तब थोड़ी चल जाएगा देखो, तब तो रुका रहेगा अपनी जगह पे। तो चल रहा है ना वी वेलोसिटी में। अगर चल रहा है तब भी बात वही है, चल रहा है और पानी टपक रहा है उससे तब भी वही बात हो रही है। तो उसकी पर अगर ऐसा देखें कि मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहना चाहिए, मास कम हो रहा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। मास कम, किसका मोमेंटम कंजर्व रहना है? सिस्टम का ना। सिस्टम तो ये दोनों मिला के थे ना पहले, पानी और ये मिला के सिस्टम का। तो मोमेंटम अभी भी कंजर्व होगा एक्स डायरेक्शन में, जब नीचे पहुंचेगी ड्रॉप यहाँ पे। तो अगर आप टोटल सिस्टम लोगे तो मोमेंटम अभी भी वही आएगा जो यहाँ पे था पहले, जो पानी भरा हुआ था।
मोमेंटम तो कंजर्व है ही, मोमेंटम चेंज थोड़ी हुआ है सिस्टम का, इसका चेंज हो गया ट्रॉली का। यस सर। तो अगर मान लो जीरो रिलेटिव वेलोसिटी से गिर रहा है तो जीरो से गिरेगा, मोमेंटम सेम रहेगा तब भी। क्या डाउट है आपको? अभी डाउट है, क्लियर हुआ ये? यस सर। और सर अगर इसका हम उल्टा कर दें, जैसे ट्रॉली खाली है और वी वेलोसिटी चल रही है और बारिश हो रही है, ठीक है, अब तो सर इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। होगी, होती है, क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ गई ना, तो डायरेक्ट अगर आ रही होगी तो उसकी वी जीरो होता है इधर को, वाई एक्स डायरेक्शन में, इसका वी है, तो रिलेटिव वी आ गया ना दोनों का आपस में। यस सर, अब रिटार्डिंग फोर्स लगने है। आप रिटार्डिंग फोर्स लगेगा बिल्कुल। ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि मान लो कोई आप बेल्ट पे कोई कॉइन रखते हो, तो थोड़ी देर तक वो एक्सीलरेट करता है, क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल लग रहा था कॉइन पे, तो उसको धीरे धीरे स्टेबल करता है। फिर एक केस आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगता उस पर है वो। लेकिन वो तब हो सकता है जब इनमें रिलेटिव हो। मान लो अगर ये मैं सेम स्पीड से रख दूँ इस पे कॉइन, इसके ऊपर, और दोनों की स्पीड सेम है, तो आपकी जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन फोर्स की? नो सर, अब तो सेम उसी के साथ चल रही है। चलता रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो ये दोनों, ये वाला केस हो गया ना, कि इस मैंने रेस्ट में कॉइन था, उसको एक चलती हुई बेल्ट के ऊपर रख दिया, तो ये केस ये वाला है। ठीक, और बताओ? मुझे बस इतना ही था। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको यस सर, करेंगे थैंक यू। हाँ, तो लोग धीरे धीरे करते हैं, मैं एसएसएम के आपको भेज देता हूँ, आप लोग फॉलो करो डीपीपी वगैरह, फिर आप धीरे धीरे यस निकल। सर, नेक्स्ट डीपीपी भेज दीजिए सर, इलेक्ट्रिसिटी से हो गई। ठीक है, मैं एसएसएम की भेज रहा हूँ, आज ही भेज दूँगा। अगर नहीं भेजूँगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, अगर आप भूल जाओगे बाई चांस। ठीक है, यस सर, या तो सर आप ग्रुप में आ जाइए। ग्रुप में डालना, फिर अब बाकी लोग भी करने लगे हैं सारे, सोलो फिर मेडिकल वाले भी उठाए करने लगे हैं उनको, सबको लगता है कि हम भी या करेंगे। फिर दूसरे वाले ग्रुप में क्या कर रहे मैं, आप मुझे मैसेज कर देना, सौरभ को भेज दो, मैसेज कर देना, अगर नहीं मिलेगा ना बाई चांस आपको थोड़ी देर में, तो मैसेज कर देना। ठीक है, हो। मेरा यस सर। टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज हो ही जाता है, वो कर देना। जी सर। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।